एक अरबपति थका हुआ और निराश होकर घर लौटा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हवेली के दरवाजे से कदम अंदर रखा, वो वहीं जम गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये पैसे खोने की वजह से नहीं था, ना ही किसी धोखे की वजह से, बल्कि ये उस वजह से था जो नई नैनी उसके बच्चों के साथ कर रही थी। जो बच्चे सालों से खामोश थे, आज एक अजनबी नैनी के हाथों खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो हंसी दिल दहला देने वाली चीखों में बदल गई जब उस लड़की पर बच्चों के साथ कुछ बहुत बुरा करने का आरोप लगा। कोई नहीं जानता था कि उस सदमे के पीछे एक साजिश, एक पारिवारिक रहस्य और एक ऐसा सच छिपा था जो उस अरबपति की पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर देने के लिए काफी था। कहानी ठीक उसी पर से शुरू होती है जब वो हक्का बक्का रह गया था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। काले रंग की मर्सिडीज शाम के धुंधलके में मुंबई के एक पॉश इलाके की शानदार हवेली में दाखिल हुई। सड़क की बत्तियां चमचमाते शीशे पर पड़ रही थीं, जिसमें आरव सिंह राठौर का थका हुआ चेहरा झलक रहा था। 35 साल का यह आदमी मुंबई के वित्तीय जगत का चमकता सितारा माना जाता था, लेकिन इस पल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक बड़े कॉरपोरेशन का मालिक है। आरव की आंखें पत्थर की तरह भारी और खाली थीं। दिन भर वो लगातार मीटिंग्स में रहा था, एक सैकड़ों करोड़ की डील फाइनल कर रहा था, जिसकी तारीफ कल के अखबार करेंगे। लेकिन ये सब बातें उसके दिल के गहरे खालीपन को नहीं भर सकती थीं। आरव ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा खोलने की जल्दी नहीं की। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था, नसें उभरी हुई थीं। उसने एक लंबी सांस ली। उस घर में लौटने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश की, जिसे घर कहा जाता था, लेकिन जो असल में घर जैसा बिल्कुल नहीं था। 3 साल पहले उसकी पत्नी माया की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तब से ये विशाल हवेली एक शांत, बेरंग और ठंडी जगह में बदल गई थी। उसके 4 बच्चे थे, आर्यन 10 साल का, रिया 7 साल की, बंटी 5 साल का और ऋषि 3 साल का। 4 बच्चों की हंसी से घर भरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वे उसकी सास कमला देवी द्वारा बनाए गए सख्त नियमों में रहते थे। एक ऐसी अनुशासित महिला जिसके साथ सांस लेना भी मुश्किल था। आरव ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। शाम की हवा उसके चेहरे से टकराई, जिसमें घर के सामने लगे फूलों वाले पेड़ की महक थी। उसके जूतों की आवाज मार्बल के फर्श पर गूंज रही थी, बिल्कुल सूखी। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया और पीली रोशनी बाहर फैल गई। नौकर ने सिर झुकाया। मालिक, आप आ गए? हाँ, आरव ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वो इस खामोशी का इतना आदी हो गया था कि उसकी अपनी आवाज में भी कोई जान नहीं थी। घर में घुसते ही उसने चारों ओर देखा। लिविंग रूम बहुत बड़ा था। इटालियन सोफा करीने से रखा हुआ था। एक भी बाल या तकिया अपनी जगह से हिला नहीं था। घर इतना साफ था कि अस्वाभाविक लग रहा था। कोई बातचीत नहीं, कोई बच्चों की आवाज नहीं, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वो जी तो रहा है, पर कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। कमला देवी सीढ़ियों से नीचे उतरी। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। आ गए? बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने उन्हें पढ़ने बिठा दिया है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद माँ जी। कमला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें जल्दी घर आना चाहिए। बच्चों को उनके पिता की जरूरत है, पैसों की नहीं। ये बात आरव के सीने में मुक्के की तरह लगी। उसने कोई बहस नहीं की, क्योंकि वो कुछ हद तक सही थी, लेकिन काफी हद तक गलत भी। वो पागलों की तरह काम इसलिए नहीं करता था कि उसे महत्वाकांक्षा थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी भावनाओं से भाग रहा था, क्योंकि वो उस पुराने दर्द से भाग रहा था जो कभी भरा नहीं था। आप आराम कर लीजिए माँ जी, आरव ने कहा और खाने के कमरे में चला गया। उसका रात का खाना हमेशा ठंडा रहता था। नौकर ने खाना गर्म कर दिया था, लेकिन उसे स्वादिष्ट नहीं लगा। अकेलापन हर हरकत, हर सांस में समाया हुआ था। घर में 7 लोग थे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि सिर्फ वही अकेला है। कुछ चम्मच खाने के बाद आरव ने चम्मच नीचे रख दिया। वो निगल नहीं पा रहा था। वो उठा और गलियारे से होते हुए कॉमन रूम की ओर चला गया। वो जगह जहां हंसी, खिलौनों के लिए लड़ाई और पापा की पुकार होनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ बहुत सादा शांत था। गलियारे के अंत के पास उसने देखा कि ऋषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला है।
उसने धीरे से दरवाजा खोला। ऋषि तकिया पकड़े लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और वो छत को देख रहा था। 3 साल का ये बच्चा मां के जाने के बाद से 2 साल से खामोश था। आरव अंदर गया और अपने बेटे के बालों पर हाथ फेरा। पापा आ गए। बच्चे ने बस पलकें झपकाईं और दीवार की ओर मुंह कर लिया। न कुछ बोला, न गले लगा, न कोई प्रतिक्रिया दी। आरव का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। वो उसके बगल में बैठ गया और धीरे से बोला, जल्दी सो जाना। बेटा, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो इसका आदी था। वो कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, एक हंसी की आवाज़। आरव वहीं रुक गया, जैसे उसे फर्श पर कीलों से जड़ दिया गया हो, क्योंकि ये आवाज़ इस घर में नहीं हो सकती थी। उसके चारों बच्चे शर्मीले थे, किसी में भी जोर से हंसने की हिम्मत नहीं थी। जब से कमला देवी ने सब कुछ संभालना शुरू किया था, उसने अपना सिर झुकाकर बच्चों के खिलखिलाहट सुनी, जो बहुत ताज़ा और चमकदार थी, और ये आवाज़ पीछे के बगीचे से आ रही थी। उसने भौहें सिकोड़ी। इस समय बच्चों के साथ कौन खेल रहा है और वे हंस क्यों रहे हैं? आरव उत्सुकता से पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला और उसकी आंखों के सामने इतने लंबे समय से चली आ रही ठंडी हवा जैसे पूरी तरह से फट गई थी। बगीचे की रोशनी में एक जगमगाता दृश्य सामने आया। उसके चारों बच्चे घास पर दौड़ रहे थे, पानी से भीगे हुए। इतनी जोर से हंस रहे थे जैसे उन्होंने कभी दुख जाना ही ना हो। वे पानी की उन धाराओं के बीच से दौड़ रहे थे जो कृत्रिम बारिश की तरह ऊपर की ओर उछल रही थीं। और बगीचे के बीच में एक लड़की नंगे पांव खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, हाथ में पानी का पाइप पकड़े हुए उसे घुमा रही थी। उसने एक साधारण सूती पोशाक पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा सुबह की धूप की तरह खिला हुआ था। वो प्रिया शर्मा थी, उसके घर की नई नैनी। वो चिल्लाई, आर्यन देखो, रिया गिर जाएगी। बंटी, छोटे भाई को तंग मत करो। ऋषि, यहाँ आओ बेटा। उसकी आवाज़ बहुत साफ और गर्म थी। ऋषि, खामोश बच्चा, प्रिया के पीछे दौड़ रहा था। उसका मुंह हंसने के लिए खुला था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। 3 साल में पहली बार आरव ने अपने बच्चों को सच में जीते हुए देखा। वो वहां स्तब्ध खड़ा रहा। भावनाओं का एक मजबूत ज्वार उठा, आश्चर्य, खुशी और फिर गला भर आया। उसने प्रिया को देखा, जो पानी का पाइप घुमाकर रोशनी के नीचे एक कृत्रिम बारिश बना रही थी। पानी की हर बूंद रोशनी में टूटकर बच्चों के चारों ओर बिखर रही थी। दृश्य इतना सुंदर था कि उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जिसे वो बहुत पहले खो चुका था। एक बूढ़ी और अधिकारपूर्ण आवाज उसके पीछे से गूंजी, आरव, ये क्या हो रहा है? आरव पीछे मुड़ा। कमला देवी पीछे के दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। खुशनुमा माहौल अचानक पत्थर की तरह जम गया। बच्चे तुरंत चौंक गए। रिया ने प्रिया का हाथ छोड़ दिया और बंटी अपने भाई के पीछे छिप गया। ऋषि रुक गया, उसकी आंखों में डर था। प्रिया ने भी कमला देवी को देखा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने पानी का पाइप नीचे कर दिया। उसकी आंखों में चिंता थी। आरव 2 दुनियाओं के बीच खड़ा था। एक तरफ वो हंसी थी जिसे उसने अभी अभी पाया था, और दूसरी तरफ वो अधिकार की छाया थी जिसने इस घर को इतने सालों से खामोश कर रखा था। कमला देवी ने दांत पीसते हुए कहा, यहां तुम लोगों को इस तरह हंगामा करने की इजाजत किसने दी? आरव ने गहरी सांस ली और कई सालों में पहली बार उसके अंदर कुछ हिला। कहानी के पहले अध्याय का अंत। आरव के मन में एक सवाल गूंज रहा था। सबसे सरल चीज, हंसी, उसके अपने घर में क्यों प्रतिबंधित थी? आज रात वो एक बात निश्चित रूप से जानता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जिस पल कमला देवी की चीख गूंजी, बगीचे का माहौल अचानक गाढ़ा हो गया। पाइप से पानी अभी भी एक चाप में फैल रहा था, लेकिन अब कोई भी पानी की धारा में नहीं दौड़ रहा था। बच्चे मूर्ति की तरह खड़े थे। उनकी डरी हुई आंखें उस महिला को देख रही थीं जिससे वे हमेशा डरते थे। प्रिया ने झुककर पानी का पाइप बंद कर दिया। उसके बालों पर टिकी पानी की बूंदें घास पर गिर गईं और उसके पैरों के नीचे पानी के पोखर में मिल गईं। उसने धीरे से अपना हाथ सिकोड़ा, खुद को शांत करने की कोशिश की। आरव अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं।
जिस खुशनुमा माहौल को उसने अभी अभी देखा था वो अब केवल एक छाया बनकर रह गया था। कमला देवी सीधे बगीचे के बीच में चली गईं। उनकी ऊंची एड़ी के जूते गीली घास पर पड़ रहे थे, जिससे एक तीखी आवाज आ रही थी। उन्होंने हाथ बांधकर प्रिया को घूरा। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो? वाटर पार्क में? प्रिया ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी, मैं बस चाहती थी कि बच्चे शाम को थोड़ा सक्रिय हो जाएं और आराम महसूस करें। आराम? कमला देवी हंसी, एक सूखी हंसी। देखो, सब के सब ऐसे भीगे हुए हैं जैसे नदी से निकाले गए हों। ये एक संस्कारी घर है, कोई बाजार नहीं। बच्चे चौंक गए। रिया ने धीरे से कहा, दादी हम चुप हैं। कमला देवी की डांट से रिया ने तुरंत होंठ काट लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। आरव ने भौएं सिकोड़ी। उसने अपने बच्चों को देखा। हर कोई एक छोटे जानवर की तरह सिकुड़ा हुआ और कांप रहा था। कुछ मिनट पहले रोशनी के नीचे हंसते खेलते उनकी तस्वीर अब उसकी यादों में ही रह गई थी। एक सुंदर लेकिन इतनी नाजुक याद कि उसे तुरंत कुचल दिया गया। प्रिया ने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की। मैं माफी चाहती हूं दादी जी, मैं बस चाहती थी कि बच्चे खुश हों। तुम्हें यहां कुछ भी तय करने का कोई अधिकार नहीं है। कमला देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम एक नौकर हो। मैं तुम्हें पैसे इसीलिए देती हूं कि तुम उन्हें अनुशासन सिखाओ, ना कि ये गंदे और मैले खेल सिखाओ। प्रिया ने होंठ काट लिए, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। उसने बस अपना सिर और नीचे झुका लिया। ऋषि अचानक दौड़कर प्रिया के पैर से लिपट गया। सुरक्षा की तलाश में उसके पैर से चिपक गया। इस हरकत ने कमला देवी को और भी गुस्सा दिला दिया। देखा, यह तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो, हर कोई बदतमीज हो गया है। आरव ने मुश्किल से थूक निगला। वो अच्छी तरह जानता था कि यह सच नहीं है। उसने अपने बच्चों को इतना जीवंत कभी नहीं देखा था। प्रिया ने झुककर ऋषि के छोटे कंधे को धीरे से सहलाया। उसकी आवाज बारिश की तरह नरम थी। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा। इस दृश्य ने आरव का दिल चीर दिया। कमला देवी आरव की ओर मुड़ी। उनकी आवाज तेज हो गई। तुमने देखा? ये तुम्हारे बच्चों को सिखाना नहीं जानती। बस कुछ ही दिनों में घर एक युद्ध का मैदान बन गया है। तुम्हें अनुशासन फिर से स्थापित करना होगा। मैं इसे वो सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकती जो मैंने इतने समय से बनाया है। आरव ने प्रिया को देखा। वो युवा लड़की सहमी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बच्चों के लिए गर्मजोशी थी। वो जो मुस्कान लाई थी, वो कुछ ऐसी थी जिसे वो भूल चुका था। उसने उस पल के बारे में सोचा जब ऋषि पानी की धाराओं के नीचे दौड़ रहा था। उसकी आंखें 2 साल में पहली बार चमक उठी थीं। वो तस्वीर उसके दिल में एक सुई की तरह चुभ गई, दर्दनाक भी और जगाने वाली भी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, बच्चे बस खेल रहे थे। खेल रहे थे? कमला देवी ने आंखें सिकोड़ी। क्या तुम जानते हो कि इस तरह की बेवकूफ़ी भरे खेल से बच्चों को सर्दी लग सकती है, निमोनिया हो सकता है, और तो और वे अपना अनुशासन और छवि खो रहे हैं। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करने वाले मजदूरों की तरह रहें। प्रिया ने धीरे से अपना सिर उठाया। ये बात उसके स्वाभिमान को छू गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी भींच ली। आर्यन ने डरते डरते कहा, दादी, हम बहुत खुश थे। मैंने कहा चुप रहो, कमला देवी चिल्लाई। आर्यन चौंक कर पीछे हट गया। आरव ने दांत पीस लिए। पहली बार उसने अपने बच्चों की आंखों में इतना डर देखा कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो खामोशी का इतना आदी हो गया था कि वो भूल गया था कि ये खामोशी डर से पैदा हुई थी। वो प्रिया की ओर मुड़ा। तुम अंदर जाकर कपड़े बदल लो, मैं बाद में बात करूंगा। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। जी। उसने ऋषि को गोद में उठा लिया, लेकिन लड़के ने उसकी कमीज कसकर पकड़ ली और नहीं छोड़ा। दूसरे बच्चे भी उसे चिंता से देख रहे थे। प्रिया धीरे धीरे चली गई। उसका दिल भारी था। जैसे ही वो दरवाजे के पीछे गायब हुई, कमला देवी आरव की ओर मुड़ी। तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। कल उसे नौकरी से निकाल दो। मैं किसी को भी इस घर का अनुशासन तोड़ने नहीं दूंगी। आरव ने गहरी सांस ली। माँ जी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। कमला देवी ने आंखें फाड़ लीं। उनकी आवाज ऊंची हो गई। तुम उसका पक्ष ले रहे हो। एक नौकर के लिए तुम उसका पक्ष ले रहे हो। क्या तुमने इस परिवार की इज्जत के बारे में सोचा है? आरव ने मुट्ठी भींच ली। उसने बहस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में आग जलने लगी थी। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैंने बच्चों को हंसते हुए देखा। कमला देवी रुक गईं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं। हंसते हुए? बच्चे हंसते हैं तो क्या हुआ?
हंसना ही सब कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वे अच्छे इंसान बने। क्या तुम उनकी जिंदगी एक गरीब गांव की लड़की के हाथों में सौंपने जा रही हो, जिसकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हुई है? उनकी आवाज चाकू की तरह तेज हो गई। आरव, मैं आखिरी बार कह रही हूं, कल उसे यहां से जाना होगा या मैं बच्चों को दिल्ली ले जाऊंगी। तुम चुन लो। ये धमकी हथौड़े की तरह गिरी, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस थोड़ी देर के लिए अपनी सास को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन गहरी थीं, जैसे कि वो खुद से पूछ रहा हो कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। कमला देवी अपनी ऊंची एड़ी के जूतों की गूंजती आवाज के साथ घर में चली गईं। आरव को बगीचे में अकेला छोड़ गईं, जहां पानी अभी भी पोखर में जमा था, धुंधली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। वो उदास माहौल तब तक बना रहा जब तक उसने कमरे का दरवाजा धीरे से खुलने की आवाज नहीं सुनी। प्रिया बाहर आई। उसके बाल सूखे थे, कपड़े सादे लेकिन साफ थे। वो कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सौम्य थीं। आरव जी, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है। आरव मुड़ा और उसे देर तक देखता रहा। उस पल में वो उसे अब एक नैनी के रूप में नहीं देख रहा था। उसने उसे एक छोटी सी धूप की किरण के रूप में देखा, जो उसके अंधेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो रुक गया, उसका गला भर आया। मैं बस हैरान था। बहुत समय हो गया था जब मैंने बच्चों को इतना खुश देखा था। प्रिया धीरे से मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान। बच्चों को गर्मजोशी की कमी है, बस थोड़ा खेलने और आराम करने की जरूरत है, और वे तुरंत हंसने लगते हैं। आरव ने उससे ईमानदारी से पूछा, तुमने ये कैसे किया? वे अजनबियों से बहुत डरते हैं। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। मैं भी एक डरी हुई बच्ची थी, इसलिए मैं जानती हूं कि बच्चों को कैसे गले लगाना है। उस पल ने आरव का दिल भारी कर दिया। वो उस बात के बारे में और पूछना चाहता था, लेकिन प्रिया पीछे हट गई और धीरे से बोली, अगर मैं समस्या हूं, अगर मेरी उपस्थिति से दादी जी को परेशानी होती है, तो मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगी। मैं आपके परिवार में कलह का कारण नहीं बनना चाहती। आरव ने मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं सका। कई सालों में पहली बार उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी के एक चौराहे पर खड़ा है। परिचित खामोशी को चुने या उस बदलाव को चुने जिसका परिणाम वो नहीं जानता। प्रिया ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और अंदर जाने लगी, लेकिन ऋषि घर के अंदर से दौड़ता हुआ आया और प्रिया के पैर से लिपट गया। उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे वो उसका नाम पुकारने की कोशिश कर रहा हो। भले ही कोई आवाज नहीं थी, लेकिन इस हरकत ने आरव को स्तब्ध कर दिया। प्रिया ने लड़के को गोद में उठा लिया, उसे सहलाया। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी नहीं जा रही हूं। आरव ने उन दोनों को देखा, एक बच्चा जो एक परछाई की तरह खामोश था, और एक छोटे से गांव की लड़की जो पूरे घर में मुस्कान ले आई थी। उसके दिल में कुछ बहुत मजबूती से हिला। उस रात कई सालों में पहली बार आरव अपने काम के कमरे में नहीं गया। वो दूसरी मंजिल की बालकनी पर बैठा बगीचे को देख रहा था, जहां पानी के पोखर अभी भी चांदनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। और उसने अचानक सोचा, एक इतना सामान्य क्षण उसे हजारों मीटिंग से ज्यादा जीवित क्यों महसूस करा रहा है। वो नहीं जानता था कि ये रात एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। एक ऐसा बदलाव जो इस पूरे घर और उसके दिल को फिर से रोशन कर देगा। अगली सुबह पतली रेशम की तरह धूप खिड़की से छन कर आ रही थी और हवेली की बड़ी रसोई पर पड़ रही थी। हवा में टोस्ट की हल्की हल्की खुशबू तैर रही थी। प्रिया शर्मा बेब के पास खड़ी थी और धीरे धीरे ऋषि के लिए दलिया हिला रही थी। उसने झुककर तापमान जांचा। उसकी आंखें पानी की सतह की तरह कोमल थीं। चारों बच्चे मेज के चारों ओर बैठे थे। माहौल अजीब तरह से शांतिपूर्ण था। बंटी अपनी बहन रिया से फुसफुसा रहा था। आर्यन ध्यान से मक्खन लगा रहा था और ऋषि प्रिया के पास बैठा था। उसका हाथ उसकी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़े हुए था, जैसे उसे डर हो कि वो गायब हो जाएगी। प्रिया ने हर एक को देखा। उसका दिल अजीब तरह से गर्म हो गया। बस कुछ ही दिन उनके साथ रहकर उसने एक सच्चा प्यार महसूस किया था, जो उसे कई सालों से नहीं मिला था। प्रिया दीदी, क्या हम आज फिर से खेल सकते हैं? बंटी ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। प्रिया हंस पड़ी। खेल तो सकते हैं, लेकिन पहले सूखे कपड़े पहनने होंगे। कल रात तुम सब भीग गए थे। बच्चे खिलखिलाए। माहौल इतना खुशनुमा था कि बड़े भी मुस्कुराना चाहते थे, लेकिन तभी फर्श पर ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज गूंजी और माहौल तुरंत जम गया। कमला देड़ी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थीं। उनका लंबा कद और हरे रंग की रेशमी साड़ी उनके चेहरे को और भी ठंडा बना रही थी।
उनकी नज़र बच्चों पर से गुजरी और प्रिया पर आकर रुक गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। चारों बच्चे तुरंत सीधे बैठ गए। उनकी आंखें तनावग्रस्त थीं। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। नमस्ते दादी जी। कमला देवी मेज के सिरे पर बैठ गईं। उनकी आवाज तेज थी। मिस प्रिया, मैंने कल बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बाहर बगीचे में चाकू की कटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, जी मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन बच्चे सच में बहुत खुश थे। कमला देवी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई ईश्वर निंदा की हो। खुश? तुम्हें क्या लगता है बच्चों को खुश रहने की जरूरत है या शिष्टाचार जानने की? तुम अपने गांव के खुलेपन को यहां मेरे पोते पोतियों को सिखाने मत लाओ। रिया ने डरकर आर्यन की कमीज पकड़ ली। आरव, जो अपने काम के कमरे से रसोई में आया था, ने ये बात सुनी और अचानक रुक गया। उसकी मुट्ठी कस गई। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गई कि ये शब्द उसके लिए नहीं बल्कि उसकी पृष्ठभूमि के लिए थे, जिसे वो बदल नहीं सकती थी। आरव आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी लेकिन स्पष्ट थी। माँ जी, कल की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को ना डराएं। कमला देवी अपने दामाद की ओर मुड़ी। उनकी आंखें तेज हो गईं। डर? बच्चों को गलती से डरना सीखना चाहिए, तभी वे अच्छे इंसान बनेंगे। जैसे प्रिया सिखा रही है, ये घर एक बाजार बन जाएगा। आरव ने एक गहरी सांस ली, कुछ कहने की तैयारी की, लेकिन कमला देवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हें बता दूं, आज रात फैसला हो जाएगा। या तो उसे इस घर से जाना होगा या मैं बच्चों को दिल्ली ले जाऊंगी। मैं एक ऐसी नैनी को स्वीकार नहीं कर सकती जो परिवार का अनुशासन बिगाड़े। प्रिया चौंक गई। बच्चे एक साथ आरव की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में घबराहट थी। पापा? पापा, प्रिया दीदी को मत जाने देना। बंटी ने आरव की कमीज खींची। रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया दीदी बहुत अच्छी हैं। कमला देवी ने गिलास को जोर से मेज पर रखा। चुप रहो, बदतमीजी मत करो। चीख से पूरी मेज हिल गई। ऋषि बिना आवाज के रोने लगा। उसका चेहरा डरा हुआ था। प्रिया ने जल्दी से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसे ऐसे सहलाया जैसे वो तूफान में कांपते एक पौधे को सहला रही हो। आरव और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज गंभीर थी। माँ जी, बच्चों पर मत चिल्लाइए। उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। भावनाएं व्यक्त करने का? कमला देवी हंसी। तुमने ये सस्ती नैतिकता कहां से सीखी है? बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। मेरी बेटी भी मेरे सख्त अनुशासन की वजह से बड़ी हुई। अपनी मृत पत्नी का जिक्र होने पर आरव का चेहरा काला पड़ गया। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। माँ जी, माया की मृत्यु तब हुई जब वो आपके अत्यधिक नियंत्रण से बाहर निकलना चाहती थी। मैं ये जानता हूं। कमरलिया कलकिरी स्तब्ध रहमी। लेकिन उनकी कठोरता जल्दी ही लौट आई, और भी ठंडी। तुम मुझे दोष दे सकती हो तो तुम इस नैनी के साथ रहो। मैं बच्चों को दिल्ली ले जाऊंगी। कम से कम वहां कोई तो होगा जो उन्हें इंसान बनाना सिखाएगा। प्रिया तुरंत खड़ी हो गई, घबराकर सिर हिलाया। दादी जी, कृपया मेरी वजह से बच्चों को परेशान मत कीजिए। अगर मेरे जाने से सब ठीक हो जाता है। किसी ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मैं सहमत हूं। एक हवा जैसी हल्की आवाज गूंजी। सबने उस आवाज के स्रोत की ओर देखा। वो आर्यन था, 10 साल का लड़का जो आमतौर पर बहुत कम बोलता था। प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां भिंजी हुई थीं। मैं मुंबई में रहने के लिए सहमत हूं। मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता। मैं पापा, अपने भाई बहनों और प्रिया दीदी के साथ रहना चाहता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था। कमला देवी का चेहरा बैंगनी हो गया। बदतमीज लड़के, तुम्हें चुनने का अधिकार किसने दिया? प्रिया ने घबराकर आर्यन को अपने पीछे खींच लिया। आर्यन बेटा, और मत बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन आर्यन ने सिर हिलाया। उसके आंसू बह रहे थे। माँ के जाने के बाद से हमारा घर बहुत उदास है। कोई हंसता नहीं है। मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। मुझे खेलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कल रात मैंने फिर से हंसी सुनी। प्रिया दीदी ने हमें खुश किया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। पूरा कमरा स्तब्ध था। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि घर का सबसे शर्मीला बच्चा ये बातें कह रहा है। आरव ने अपने बेटे को देखा। उसका गला भराया। एक साधारण सी वकालत ने सीधे उसके दिल पर चोट की। कमला देवी का हाथ कांप रहा था। उन्होंने चारों ओर ऐसे देखा जैसे उन्हें अपनी सुनी हुई बातों पर विश्वास ना हो। तुमने देखा, बच्चे बड़ों के खिलाफ जा रहे हैं। ये सब इस लड़की की वजह से है। नहीं, आरव ने निश्चित रूप से कहा, पहली बार इतना दृढ़। क्योंकि इतने समय से उन्हें डर में जीना पड़ रहा था। ये बात एक चाकू की तरह अंतरिक्ष को काट गई। कमला देवी उठ खड़ी हुई
उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ठीक है, तुमने उसे चुना है ना? तुमने अपनी सास की जगह एक नैनी को चुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं। आरव ने प्रिया और फिर 3 बच्चों की ओर देखा। मैंने किसी को नहीं चुना, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए सबसे अच्छा चुना। प्रिया का दिल बैठ गया। उसने उसकी आंखों में विश्वास को स्पष्ट रूप से महसूस किया, लेकिन उसे अपने कंधों पर बोझ भी महसूस हुआ। कमला देवी ने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने आरव को देखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन धमकी भरी हो गई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि वो यहां रहने के लायक नहीं है। मैं इस लड़की के बारे में सच्चाई का पता लगाऊंगी। क्या उसे लगता है कि मैं उसके अतीत के बारे में नहीं जानती? प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने उसकी आंखों में बेचैनी देखी। आप क्या कह रही हैं? उसने सतर्कता से पूछा। कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी और एक भारी बात कहकर चली गई, जो हर किसी के दिल में बैठ गई। बस एक दिन और, फिर तुम खुद उसे बाहर निकाल दोगे। दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो आवाज बड़ी रसोई में गूंज गई, जिससे सब कांप उठे। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। ऋषि ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे छीन लेगा। बाकी 3 बच्चे भी उसके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें बेचैन थीं। आरव प्रिया के पास आया। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। प्रिया, मेरी मां की बात मत सुनो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं आरव जी, मैं जानती हूं कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं आपके परिवार में कलह का कारण नहीं बनना चाहती। ये तुम्हारी गलती नहीं है। आरव की आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। और मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। प्रिया ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि वो ईमानदार है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तूफान आ रहा था। बाहर आसमान साफ था, लेकिन उनके दिलों में काले बादल जमा होने लगे थे। उस पल से ये घर अब शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, और ये सब बस शुरुआत थी। उस दोपहर मुंबई का आसमान हल्का भूरा था। दिन की आखिरी किरणें लिविंग रूम की बड़ी खिड़की से छनकर आ रही थीं, जिससे रोशनी की झिलमिलाती धारियां बन रही थीं। लेकिन उस घर में किसी ने भी उस शांत सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया। माहौल एक तनी हुई डोरी की तरह था। प्रिया अपने कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे थे। सुबह से कमला देवी के हर शब्द उसके कानों में चाकू की तरह गूंज रहे थे। मैं साबित कर दूंगी कि तुम यहां रहने के लायक नहीं हो। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके अतीत के बारे में क्या जानती है। वो बस इतना जानती थी कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसके जैसी गरीब पृष्ठभूमि की लड़की को पूर्वाग्रह से आसानी से हराया जा सकता है। उसने अलमारी खोली और अपना छोटा पुराना बैग निकाला। इस हरकत से उसका दिल दुख से भर गया। वो जाना नहीं चाहती थी। वो उन बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी, जो अभी कुछ ही दिनों से हंस रहे थे। लेकिन उसे डर था, इस परिवार में झगड़ों का कारण बनने का डर, बच्चों की दर्द भरी आंखें देखने का डर, जब कमला देवी कहती कि वो इसके लायक नहीं है। प्रिया ने कांपते हाथों से एक एक करके कपड़े बैग में रखे। बाहर गलियारे में छोटे कदमों की आवाज गूंजी और कमरे का दरवाजा खुल गया। आर्यन वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। दीदी, आप क्या कर रही हैं? प्रिया ने आंसू निगल लिए, मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस थोड़ी सफाई कर रही हूं। आर्यन ने खुला बैग देखा, प्रिया के बिस्तर के पास रखे जूते देखे, और वो तुरंत समझ गया। उसकी साफ आंखें तुरंत लाल हो गईं। क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रही हैं? प्रिया रुक गई। दिल में एक ऐसा दर्द उठा कि वो जवाब नहीं दे सकी। आर्यन अंदर आया और उसकी कमीज पकड़ ली। मत जाओ दीदी, हमें आपकी जरूरत है। प्रिया ने झुककर लड़के के सिर पर हाथ फेरा। आर्यन, मैं जानती हूं, लेकिन अगर मैं यहां रही तो तुम्हारी दादी दुखी होंगी। मैं इस परिवार में फूट नहीं डालना चाहती। मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए, है ना? आर्यन रो पड़ा, पहली बार इस तरह नियंत्रण खोकर। पापा भी दुखी होंगे, हम सब दुखी होंगे। ऋषि सबसे ज्यादा दुखी होगा। सबसे छोटे भाई के नाम ने प्रिया को रोक दिया। हाँ, ऋषि, 3 साल का बच्चा जो दुनिया से इतना डरता था कि उसने 2 साल तक एक शब्द नहीं बोला। फिर भी बस कुछ ही दिनों में ऋषि उसके साथ खेलने लगा, उसे गले लगाने लगा, एक दुर्लभ सुरक्षा की तरह उस पर निर्भर रहने लगा। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। मुझे माफ कर दो, कभी कभी चले जाना ही सबके लिए बेहतर होता है। आर्यन पीछे हट गया, आंसू बह रहे थे।
उसने अपना सिर घुमाया और कमरे से बाहर भागा। भागते भागते अपने भाई बहनों को पुकार रहा था। प्रिया स्तब्ध खड़ी रही। बाहर बगीचे में हवा ताड़ के पेड़ों को धीरे धीरे हिला रही थी, लेकिन घर के अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। तेज कदम, घबराई हुई पुकारें। प्रिया के प्रतिक्रिया करने से पहले ही कमरे का दरवाजा फिर से खुल गया। इस बार रिया, बंटी और ऋषि थे। तीनों दौड़कर अंदर आए, हाँफ रहे थे और प्रिया का बैग देखकर रो पड़े। बंटी चिल्लाया, मत जाओ दीदी। मैं वादा करता हूं कि आज रात मैं पानी से नहीं खेलूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। रिया ने कांपती आवाज में प्रिया का हाथ पकड़ा। दीदी, अगर आप चली गईं तो हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ऋषि अलग था। वो प्रिया को देख रहा था। उसकी गोल आंखें टूटे हुए दिल से दुखी थीं। फिर अचानक वो दौड़कर प्रिया के पैर से कसकर लिपट गया, जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को पकड़ रहा हो। प्रिया नीचे बैठी और ऋषि को अपनी गोद में ले लिया। उसके आंसू लड़के के नरम बालों पर गिरे। उसने कभी किसी बच्चे को इतना प्यार नहीं किया था। प्रिया ने ऋषि की पीठ सहलाई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। जैसे ही उसने ये कहा, ऋषि ने उसे छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। उसने सीधे प्रिया को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने ये भाव बच्चों के ट्रॉमा थेरेपी सेशन में देखा था। ये एक भावनात्मक विस्फोट का संकेत था। ऋषि बेटा, क्या हुआ? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। लड़के ने अपना मुंह खोला। उच्चारण करने की कोशिश की। पहली बार उस नन्हे गले से कोई आवाज निकली, एक कमजोर आवाज, फिर एक और स्पष्ट आवाज। प्रिया ने आंखें फाड़ लीं। बाकी 3 बच्चे चुप हो गए और ऋषि, उसने प्रिया को देखा। उसके आंसू बह रहे थे। दीदी, मत जाओ। दुनिया में कोई भी उस पल के लिए तैयार नहीं था। प्रिया स्तब्ध थी। आर्यन ने अपना मुंह ढक लिया। उसके आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। रिया और बंटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और चिल्लाए, ऋषि बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है। पूरा घर रोने, हंसने और प्रिया के नाम की पुकार से गूंज रहा था। और ये सब एक पवित्र, दम घुटने वाले पल में मिल गया। उसने ऋषि को अपनी गोद में ले लिया और ऐसे रोई जैसे कई सालों के धैर्य के बाद उसका दिल टूट गया हो। वो कांपते हुए बोली, हे भगवान, ऋषि, तुम बोल रहे हो, तुम बोल सकते हो। ठीक उसी समय गलियारे में तेज दौड़ने की आवाज गूंजी। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा घबराया हुआ और चिंतित था। क्या हुआ? क्या बात है? लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की। उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। ऋषि प्रिया को गले लगाए हुए था। उसका मुंह स्पष्ट रूप से हिल रहा था और आवाज निकल रही थी, दीदी मत जाओ। आरव वहीं जम गया। वो अपने बेटे की हालत अच्छी तरह जानता था। सभी डॉक्टरों ने कहा था कि लड़के को बहुत बड़ा सदमा लगा है और उसे फिर से बोलने में कई साल लगेंगे, अगर किस्मत अच्छी रही तो। कल से लड़के ने अपनी दुनिया बंद कर ली थी और अब वो बोल रहा था और वो बोल रहा था। आरव अंदर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो प्रिया के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं। ऋषि बेटा, तुमने अभी बोला, पापा को फिर से सुनाओ। ऋषि मुड़ा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज कमजोर लेकिन स्पष्ट थी, पापा, दीदी को मत जाने दो। आरव का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया और फिर प्रिया को भी। कई सालों में पहली बार वो रोते हुए हंस रहा था। सीढ़ियों पर कमला देवी स्तब्ध खड़ी थीं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने देखा कि जिस पोते को वो प्यार करती थीं और डर से पालती थीं, उसे एक ऐसी लड़की ने ठीक कर दिया था जिसे वो हमेशा नीचा देखती थीं। बुढ़िया एक कदम डगमगाई। रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, केवल उलझन, घबराहट और कुछ हार जैसा था। आरव उठा, उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। माँ जी, आपने देख लिया। प्रिया ने वो किया जो पिछले 3 सालों में कोई डॉक्टर नहीं कर सका। कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने कांपते हाथों को देखा। प्रिया ने सिर झुका लिया, लेकिन आरव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अब से प्रिया इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। कमला देवी ने होंठ भींच लिए। उनका पूरा शरीर पोते के लिए प्यार और अपने गर्व के बीच 2 हिस्सों में बट रहा था।
एक हल्की हवा खिड़की से गुजरी। नीचे एक नया पौधा ऐसे झूल रहा था जैसे इस बात का सबूत दे रहा हो कि जहां कभी सिर्फ खामोशी थी वहां जिंदगी लौट रही है। प्रिया ने ऋषि को अपनी गोद में ले रखा था। लड़के ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया था। उसकी सांसें गर्म थीं। उसने आरव को देखा, उसने उसे देखा। किसी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन बदलाव शुरू हो गया था। एक ऐसा बदलाव जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता था। एक ऐसा बदलाव जो इस घर में दबे सभी रहस्यों को तोड़ देगा। उस फेटफुल दोपहर के बाद हवेली का माहौल इस तरह बदल गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हर गुजरते दिन के साथ ऋषि की आवाज थोड़ी और साफ होती गई, थोड़ी और लंबी होती गई। पहले तो बस कुछ साधारण शब्द थे, फिर छोटे छोटे वाक्य और अंत में ऐसी चहकती आवाजें जो पूरे घर को भावुक कर देती थीं। आरव कई रातें जागता रहता, बस अपने बेटे को नींद में बोलने का अभ्यास करते हुए सुनता। ये सबसे जादुई आवाज थी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सुनी थी। लेकिन सिर्फ ऋषि ही नहीं बदला, बाकी 3 बच्चे भी ऐसे थे जैसे कोहरे से निकले फूल जो खिलने लगे थे। सुबह अब डांट फटकार या भारी तनाव नहीं होता था। बच्चे ज्यादा हंसते थे, ज्यादा बोलते थे और घर में ऐसे दौड़ते थे जैसे वे अपने बचपन का वो हिस्सा वापस पा रहे हों जो लंबे समय से कैद था। प्रिया ही वो दीपक थी जो ये रोशनी लेकर आई थी। हर दोपहर वो बच्चों को बगीचे में पत्तियों से पेंटिंग करना सिखाती, पुराने कपड़ों से खिलौने बनाती और यहाँ तक कि लिविंग रूम में ही मिनी पिकनिक का आयोजन करती। आरव दूर से देखता, बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और प्रिया भी हंसती। उसकी आवाज़ पानी की तरह साफ थी। वो सोचता, एक छोटी सी लड़की में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो इस पूरे घर का रंग बदल दे। लेकिन जब सब लोग राहत महसूस कर रहे थे तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं था। कमला देवी बच्चों को खुश देखकर और भी बेचैन हो जाती थीं। ऐसा नहीं था कि वो अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं करती थीं। इसके विपरीत वो उनसे इतना प्यार करती थीं कि निराश हो जाती थीं। लेकिन जिस तरह से वो प्यार एक कठोर नियंत्रण में घर में हर दिल पर एक अदृश्य डर में बदल गया था, वो प्यार करने का कोई और तरीका नहीं जानती थीं। और प्रिया अपनी कोमलता से उनके प्यार करने के तरीके को गलत साबित कर रही थी। एक सुबह आरव लिविंग रूम में आया तो देखा कि कमला देवी सोफे पर बैठी हैं। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ विचारमग्नता थी। माँ जी, आप इतनी जल्दी उठ गईं? आरव ने पूछा। मुझे नींद नहीं आई, मैं कुछ दिनों से बहुत सोच रही हूं। आरव सामने बैठ गया। उसकी आंखें नरम लेकिन सतर्क थीं। वो जानता था कि उन्होंने अभी तक प्रिया की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। मैं जानता हूं कि आप बच्चों के लिए चिंतित हैं। लेकिन प्रिया का सच में कोई बुरा इरादा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि उसका कोई बुरा इरादा है। कमला देवी ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। मैं बस बेचैन महसूस करती हूं। मेरी बेटी मर गई और बच्चे एक बाहरी व्यक्ति पर इतना निर्भर है, मुझे यह असहज लगता है। आरव चुप रहा। ये बात पूरी तरह से सच्ची थी। 3 साल में पहली बार कमला देवी ने दोष नहीं दिया, आलोचना नहीं की, बल्कि अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। मैं समझता हूं, आरव ने नरम स्वर में कहा, लेकिन आप देख रही हैं। बच्चे फिर से जी उठ रहे हैं। कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठीं और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गईं। उनकी पीठ अचानक और बूढ़ी लग रही थी। जब आरव विचारों में डूबा हुआ था, प्रिया पीछे के बगीचे में कपड़े सुखा रही थी। हल्की हवा से उसके लंबे काले बाल उड़ रहे थे। उसने ऋषि की छोटी सी कमीज को देखा और मुस्कुराई। कल रात लड़के ने खुद उसे बुलाया था, प्रिया दीदी, मुझे पानी पीना है। एक सामान्य वाक्य, लेकिन प्रिया के लिए ये एक चमत्कार था। ठीक उसी समय उसका फोन एक अनजान नंबर से बजा। प्रिया थोड़ी हिचकिचाई और फिर फोन उठाया। हेलो, प्रिया है क्या? मैं तुम्हारी चाची बोल रही हूँ। उस कांपती आवाज ने प्रिया का दिल बैठा दिया। चाची, आपने फोन क्यों किया? क्या हुआ? प्रिया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, शायद वो नहीं बच पाएगी। प्रिया स्तब्ध रह गई। हवा जैसे रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी। आप क्या कह रही हैं? माँ, मेरी माँ को क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ बहुत कमजोर है। वो और नहीं सह पाएगी। अगर तुम आ सकती हो तो जल्दी आ जाओ। खट। फोन प्रिया के हाथ से गिर गया। वो बगीचे में स्तब्ध खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो गया था। बच्चे दूर से दौड़कर आए। प्रिया दीदी, क्या हुआ? आपको किसने फोन किया? रिया ने पूछा। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका पीला चेहरा कुछ छिपा नहीं सका।
नहीं? कुछ नहीं बेटा, लेकिन आर्यन ने जमीन पर पड़ा फोन देख लिया। आप रो रही हैं? प्रिया ने अपना चेहरा पोंछा। मैं ठीक हूं, मैं बस थोड़ी थक गई हूं। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ गए कि प्रिया कुछ बहुत दुखद छिपा रही है। उस शाम जब बच्चे सो रहे थे, प्रिया बगीचे में खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे आसमान को देख रही थीं। उसका दिल दुख से भरा था। उसे अपनी माँ को देखने जाना था, लेकिन अगर वो चली गई तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ऋषि को आगे बढ़ने में कौन मदद करेगा? उस खालीपन को कौन भरेगा जो अभी अभी खुला था? उसके पीछे कदमों की आहट हुई। आरव उसके पास खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या बात है जो तुम्हें दुखी कर रही है? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं, ऐसा मत कहो। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। प्रिया ने सिर झुकाया। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। माँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। शायद मुझे गांव जाना पड़ेगा। आरव रुक गया। प्रिया, तुम्हें जाना चाहिए। परिवार के मामले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिया ने एक फीकी मुस्कान दी। अगर मैं चली गई तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और ऋषि भी, मुझे डर है। आरव ने धीरे से उसकी बात काटी। बच्चे ठीक हो जाएंगे। तुम्हें अपनी मां के पास जाना चाहिए। प्रिया मुड़ी और उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बच्चे बहुत दुखी होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चों को दुखी होने दूंगा? आरव ने निश्चित रूप से जवाब दिया। प्रिया ने होंठ काट लिए। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। उस पल में आरव कुछ करना चाहता था। उसे गले लगाना चाहता था, उसे सांत्वना देना चाहता था, या बस ये कहना चाहता था कि वो अकेली नहीं है। लेकिन वो रुक गया। उसे सीमा पार करने का डर था, गलतफहमी का डर था और अपने दिल में बढ़ती भावनाओं का डर था। प्रिया ने आंसू पोंछे, मुस्कुराने की कोशिश की। मैं कल सुबह बच्चों के उठने से पहले चली जाऊंगी। नहीं, आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तुम्हें बच्चों को बताना चाहिए, वे जानने के हकदार हैं। प्रिया चुप रही। वो जानती थी कि वो सही कह रहा था। उस शाम प्रिया बच्चों के कमरे में गई। 4 चेहरे उसे उत्सुकता और तनाव से देख रहे थे। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। उसका गला भर आया। मुझे गांव जाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रिया पहले रो पड़ी। आप चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे? बंटी ने उसका हाथ पकड़ा। आप वापस आने का वादा करो दीदी। आर्यन ने मुट्ठी भींच ली। आंसू छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। ऋषि, जो अभी अभी बोलना सीखा था, उसके पैर से लिपट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया दीदी, हमें छोड़कर मत जाओ। प्रिया रो पड़ी। उसने चारों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। मैं वादा करती हूं कि मैं वापस आऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अभी मुझे अपनी मां के पास जाना है। ऋषि ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली, जैसे उसे डर हो कि वो उसकी आंखों के सामने गायब हो जाएगी। प्रिया ने उसे गोद में उठा लिया, उसके माथे पर चूमा। उस रात वो 4 बच्चों के बीच लेटी रही। उनकी नियमित सांसें सुनती रहीं और उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। उसे इतना दुख कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह प्रिया धीरे से उठी, अपना बैग उठाया और जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब उसने गेट खोला तो पीछे से एक छोटी कांपती हुई आवाज गूंजी। प्रिया दीदी, मत जाओ। प्रिया पीछे मुड़ी। ऋषि दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके दोनों हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे वो उसे पकड़ना चाहता हो। प्रिया घुटनों के बल बैठी और लड़के को कसकर गले लगा लिया। उसने धीरे से कहा, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूं, फिर वापस आ जाऊंगी। उसने वादा किया। गेट खुला। प्रिया बाहर निकली। सूरज निकल रहा था। उसकी पीठ पर रोशनी पड़ रही थी। लेकिन घर के अंदर बड़े से बरामदे में ऋषि गिरकर रोने लगा और प्रिया के दिल में एक नई दरार पड़ गई थी। प्रिया को उस घर से गए 3 दिन हो गए थे, जो छोटा था, लेकिन बच्चों और आरव के लिए ये एक ऐसा खालीपन था जिसे भरना मुश्किल था। हवेली का माहौल ठंडा हो गया था। हंसी गायब हो गई थी और सुबह फिर से इस तरह शांत हो गई थी कि दम घुटने लगता था। जो अब बोलना सीख गया था, फिर से कम बोलने लगा था। वो हर शाम गेट पर दौड़कर जाता, घर के सामने की सड़क को देखता और कभी कभी कुछ कमजोर आवाजें निकालता। प्रिया दीदी, कहाँ हो?
फिर सिर झुकाकर चुप हो जाता। आरव ने उस खालीपन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वो काम पर जाता लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता। उसका एक हिस्सा हमेशा उस गांव की ओर रहता जहां वो छोटी सी लड़की दर्द और पारिवारिक बोझ के बीच संघर्ष कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब वो अपनी भावनाओं से जूझ रहा था, एक नया खतरा चुपचाप उसकी जिंदगी में घुस आया था। उस सुबह आरव कंपनी की फाइलों को देख रहा था जब मैनेजर ने दरवाजा खटखटाया। सर, कोई मेहमान आया है। कौन है? आरव ने पूछा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी फाइलों पर थीं। जी, विक्रांत वर्मा जी, दिल्ली से आए हैं। आरव ने भौहें सिकोड़ी। विक्रांत वर्मा? माया, उसकी पत्नी का चचेरा भाई, वो आदमी जो बाहर से हमेशा शिष्ट दिखता था लेकिन अंदर से असीम महत्वाकांक्षा से भरा था। वो शायद ही कभी संपर्क करता था और मुंबई तो और भी कमाता था। जब तक कि कोई उद्देश्य न हो। आरव ने अपनी टाई ठीक की और लिविंग रूम में चला गया। विक्रांत वर्मा दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ा था, दीवान पर लगी पेंटिंग को देख रहा था। जब उसने कदमों की आहट सुनी तो वो एक फीकी मुस्कान के साथ मुड़ा। बहुत समय बाद मिले आरव। आरव ने विनम्रता से सिर हिलाया। अचानक मुंबई कैसे आना हुआ? कोई काम था? हाँ था। विक्रांत वर्मा सोफे पर बैठ गया, आत्मविश्वास से पैर पर पैर रखकर। मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। लगता है अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखें सतर्क थीं। अफवाहें निराधार हैं, कंपनी ठीक है। ठीक है, विक्रांत ने सिर झुकाया। सुना है शेयर थोड़े गिरे हैं, कुछ बड़े पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहते हैं। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। आरव ने भौहें सिकोड़ी। वो जानता था कि विक्रांत यूं ही नहीं पूछ रहा है, वो हमेशा घुमा फिराकर बात करता था। विक्रांत, अगर सीधे कहना है तो कहो। विक्रांत वर्मा की मुस्कान चौड़ी हो गई लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गई। तुम जानते हो, मैं परिवार का सदस्य हूं। जाहिर है मुझे अपनी बहन की छोड़ी हुई संपत्ति की परवाह है। मुझे डर है कि तुम इसे ठीक से संभाल नहीं पाओगे। पूरा माहौल भारी हो गया। आरव ने मुट्ठी भींच ली लेकिन उसकी आवाज अभी भी शांत थी। मैं हमेशा बच्चों और माया की विरासत के लिए सबसे अच्छा करता हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विक्रांत ने हाथ बांध लिए। मैं तुम्हारे बच्चों को पालने के मामले में दखल नहीं देता, लेकिन कंपनी के मामले में। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम किसी और के प्रभाव में हो। किसके प्रभाव में? आरव ने ठंडा होकर पूछा। विक्रांत मुस्कुराया और कंधे उचकाए। एक नैनी, उदाहरण के लिए? आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गहरी हो गई। इस तरह की अपमानजनक बातें मत करो। ओह, विक्रांत वर्मा ने चुनौती भरी निगाहों से देखा। क्या मैंने गलत कहा? तुम एक गरीब पृष्ठभूमि की लड़की को अपने घर में घुसने दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि पूरा परिवार इसे स्वीकार करेगा? आरव ने उसे देर तक देखा और फिर तेज स्वर में कहा, मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। विक्रांत ने सिर हिलाया, जैसे उसे इस जवाब का पहले से ही अंदेशा था। ठीक है, मैं बस तुम्हें जगाने के लिए याद दिला रहा था। बाकी वो घर से सामान चुरा रही है या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। आरव ने आंखें सिकोड़ी। तुमने क्या कहा? विक्रांत उठा, उसके पास आया और उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब सब कुछ सामने आए तो तुम्हें पछताना पड़े। फिर विक्रांत वर्मा चला गया, एक महंगी परफ्यूम की महक और एक अत्यधिक बेचैनी का एहसास छोड़कर। उस दोपहर कमला देवी एक चैरिटी इवेंट से लौटी। उन्होंने मैनेजर से सुना कि विक्रांत वर्मा अभी भी आया था। वो स्तब्ध रह गईं। विक्रांत सिर्फ मिलने नहीं आया था, वो एक साजिश के लिए आया था। शाम को कमला देवी ने विक्रांत को घर बुलाया। दोनों माया के पुराने काम के कमरे में मिले। साफ साफ बताओ, कमला देवी ने घुमा फिराकर बात नहीं की। तुम क्या चाहते हो? विक्रांत ने हाथ बांधकर कहा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि माया की संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में ना जाए। तुम्हारा मतलब उस नैनी से है? और कौन? विक्रांत हंसा। वो बच्चों को मोहित कर रही है, आरव को नरम कर रही है और एक दिन वो पूरी संपत्ति उसे दे देगा। कमला देवी ने दांत पीसे। कभी नहीं। विक्रांत ने सीधे उनकी आंखों में देखा। तो फिर हमें उसे उनकी जिंदगी से निकालना होगा। तुम क्या करने वाले हो? कमला देवी ने पूछा। विक्रांत ने होंठ से कोड़े। उसे कल वापस आने दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कमला देवी ने भौहें से कोड़ी। विक्रांत, कोई गलत काम मत करना। मैं बस चाहती हूं कि वो इस घर से चली जाए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसे कोई नुकसान नहीं होगा। विक्रांत ने हाथ हिलाया। बस सच सामने आ जाएगा। क्या वो साफ है? क्या उस पर कभी अपने पिछले मालिक के घर से चोरी करने का शक हुआ है? क्या उस पर किसी का कर्ज है? हम बस इसे उजागर करने में मदद करेंगे।
कमला देवी बेचैन हो गई। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो? विक्रांत ने उन्हें देखा। उसकी आंखें तेज थीं। कोई भी पूरी तरह से साफ नहीं होता, खासकर गरीब लोग। इस बात ने कमला देवी को कंपा दिया, लेकिन अपने पोते पोतियों को खोने का डर। नियंत्रण खोने का डर हमेशा तर्क से ज्यादा मजबूत होता है। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। अंत में उन्होंने एक लंबी सांस ली। अगर ये मेरे पोते पोतियों की रक्षा के लिए है तो मैं सहमत हूं। अगले दिन दोपहर में प्रिया माँ को अस्पताल में भर्ती कराने और गांव में अस्थायी रूप से सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद हवेली लौट आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन जब उसने बच्चों को गेट से दौड़ कर आते और खुशी से चिल्लाते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। प्रिया दीदी वापस आ गईं। ऋषि ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका सिर उसके कंधे पर टिका दिया, जैसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। प्रिया हंसी, आंसू इमोशन से बह निकले। आरव घर के अंदर से बाहर आया। उसने इस दृश्य को देखा और उसका दिल अचानक हल्का हो गया, जैसे उसने किसी बोझ से छुटकारा पा लिया हो। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। जी, फिलहाल ठीक हूं। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो एयर कंडीशनर से नहीं बल्कि कमला देवी और विक्रांत वर्मा से आ रहा था, जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। प्रिया थोड़ी रुक गई। एक अशुभ भावना उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। विक्रांत उठा, एक आधी मुस्कान के साथ जो रहस्य से भरी थी। नमस्ते प्रिया, आखिर हम मिल ही गए। प्रिया ने सिर झुकाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं और उसकी हर छोटी हरकत पर नजर रख रही थीं। आरव ने इस दृश्य को देखा। उसका मन बेचैन था। वो नहीं जानता था कि आज रात ही जाल बंद होने वाला है। एक चालाक, क्रूर जाल जो सीधे प्रिया नाम की उस छोटी लड़की पर निशाना साधने के लिए बनाया गया था। लिविंग रूम का माहौल प्रिया के कदम रखते ही घुटन भरा हो गया। कमला देवी एक कुर्सी पर सीधी बैठी थीं। उनका हाथ एक जड़ाऊ छड़ी पर था और उनका चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था। विक्रांत वर्मा सोफे पर आधा झुका हुआ था। उसकी आधी मुस्कान हमेशा बनी रहती थी और उसकी आंखें खोजपूर्ण थीं, जैसे वो प्रिया को एक दिलचस्प शिकार मान रहा हो। प्रिया ने विनम्रता से प्रणाम किया। नमस्ते दादी जी। नमस्ते विक्रांत जी। विक्रांत हंसा और भौहें सिकोड़ी। सुना है तुम गांव में अपनी बीमार मां की देखभाल करने गई थी। तुम भी बहुत दयालु हो। हवा में व्यंग्य की गंध थी। प्रिया ने अपनी असुविधा को निगल लिया, शांत रहने की कोशिश की। जी, मेरी मां कमजोर है, मुझे थोड़ा इंतजाम करना पड़ा। आरव आगे बढ़ा, एक अदृश्य दीवार की तरह उसके पास खड़ा हो गया। प्रिया अभी अभी पारिवारिक समस्याओं से गुजरी है। उम्मीद है कि आप लोग उस पर और दबाव नहीं डालेंगे। विक्रांत ने तुरंत अपना रंग बदल लिया। उसकी आवाज झूठी सहानुभूति से भर गई। ओह, मैं तो बस चिंता कर रहा था, लेकिन वैसे मुझे कुछ कहना है। प्रिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने शांत दिखने की कोशिश की। विक्रांत मेज के पास गया और शीशे की सतह पर लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा रख दिया। बक्सा पुराना लेकिन कलात्मक था। बाहर ड्रैगन और फीनिक्स के रूपांकनों से जड़ा हुआ था, जो अक्सर शाही परिवारों में देखा जाता है। प्रिया ने बक्से को देखा। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। विक्रांत ने बक्सा खोला और अंदर एक चमकदार हीरे का हार था। प्रिया ने आंखें फाड़ लीं। कमला देवी ने अपनी छड़ी इतनी कसकर पकड़ ली कि उनके हाथ की नसें सफेद हो गईं। आरव ने भौहें सकोड़ी। ये तो माया का हार है। विक्रांत ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी बहन के परिवार का पुश्तैनी हार। इसकी कीमत तो प्रिया भी जानती होगी। प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं। विक्रांत ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। रुको, मुझे ये दिलचस्प कहानी सुनाने दो। वो कुछ कदम पीछे हटा और अपनी छाती पर हाथ बांध लिए। आज सुबह प्रिया के आने से पहले मैंने किसी से घर की सभी कीमती चीजों की जांच करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे चोरी का डर था। कौन जानता था कि सबसे कीमती हार गायब हो जाएगा। प्रिया कांप उठी। उसके सीने में एक अस्पष्ट डर पैदा हो गया। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? विक्रांत ने होंठ सिकोड़े। बस किस्मत की बात है कि आज दोपहर ये हार नैनी के कमरे में मिला। माहौल जैसे खामोशी से फट गया। प्रिया आधा कदम पीछे हटी। तुम क्या कह रहे हो? मैंने वो हार कभी नहीं देखा। विक्रांत ने सिर झुकाया। तो फिर ये तुम्हारे कपड़ों की अलमारी के नीचे क्यों था? प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैर जैसे टूटने वाले थे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कसम खाती हूं कि मैंने नहीं लिया। विक्रांत ने कमला देवी की ओर देखा।
क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? कमला देवी ने प्रिया को चटिल आंखों से देखा, जिसमें गुस्सा, चोट और एक ऐसा डर था जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहती थी। प्रिया, क्यों? मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। प्रिया का गला भराया। मुझे नहीं पता कि ये वहां कैसे आया। आरव आगे बढ़ा, उसकी आंखें लाल थीं। रुको, क्या आज कोई प्रिया के कमरे में गया था? विक्रांत शांत था। मुझे नहीं पता, लेकिन सच ये है कि हार उसके कमरे में था। आरव प्रिया की ओर मुड़ा। क्या तुमने अपना कमरा खोला छोड़ा था? प्रिया ने लगातार सिर हिलाया। जी नहीं, मैं हमेशा अपना कमरा बंद रखती हूं। बस सुबह जब मैं बगीचे में गई थी तो बंद करना भूल गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। विक्रांत ने ताली बजाई। तुमने ही मौका दिया। प्रिया ने आरव को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने नहीं लिया, कृपया मुझ पर विश्वास करें। आर्यन, जो सीढ़ियों पर खड़ा था, अचानक नीचे दौड़ा और प्रिया के सामने खड़ा हो गया। प्रिया दीदी कभी चोरी नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी हैं। विक्रांत अंकल झूठ बोल रहे हैं। विक्रांत हंसा। बच्चे क्या जाने। रिया और बंटी भी दौड़कर आए। प्रिया दीदी ने नहीं लिया। प्रिया दीदी बुरी नहीं है, लेकिन बच्चों की आवाज जितनी गूंजी, कमला देवी उतनी ही उलझन में पड़ गईं। उन्होंने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। आरव विक्रांत का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गहरी हो गई। तुम्हारे पास क्या सबूत है? विक्रांत मुस्कुराया, हाथ में एक छोटा रिमोट कंट्रोल लिए हुए। उसने लिविंग रूम में टीवी चालू किया और स्क्रीन पर गलियारे के कैमरे की फुटेज दिखाई दी। प्रिया और बच्चे ऊपर देखने लगे। फुटेज काफी साफ थी। सुबह प्रिया के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। एक महिला का साया अंदर गया, लेकिन कैमरे का एंगल ऐसा था कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, केवल साया दिख रहा था। विक्रांत ने कहा, देखो, ये किससे मिलता जुलता है? कमला देवी स्क्रीन के पास गईं। वो साया काफी छोटा था, कद प्रिया या घर की किसी भी महिला जैसा था। प्रिया कांप रही थी। वो मैं नहीं हूं, मैं उस समय कमरे में नहीं गई थी। विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ा, प्रिया की आंखों के स्तर पर झुक गया। प्रिया, मैं सीधे कहता हूं, तुम गरीब हो, तुम्हें मुश्किलें हैं, तुम्हारी मां बीमार है, तुम्हारे भाई को पढ़ना है। तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं सब समझता हूं। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मेरे बारे में जांच की? विक्रांत ने कंधे उचकाए। थोड़ी सी, और तुम्हारी परिस्थितियों में एक कीमती चीज गलती से उठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू फर्श पर गिर रहे थे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। विक्रांत सीधा खड़ा हो गया। कमला देवी की ओर मुड़ा। दादी जी, अब आपके पास कहने के लिए कुछ है? कमला देवी ने प्रिया को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रिया, तुम सच क्यों नहीं बताती? प्रिया ऐसे गिर पड़ी जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। मैंने नहीं किया, मैं कसम खाती हूं, मैंने नहीं किया। आरव ने आगे बढ़कर प्रिया को उठाया। प्रिया, शांत रहो, मुझे तुम पर विश्वास है। प्रिया और जोर से रो पड़ी। क्या आप सच में मुझ पर विश्वास करते हैं, या क्योंकि मैं गरीब हूं हर कोई सोचता है कि मैं लालची हूं? आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे विश्वास है। उस पल ने विक्रांत को असहज कर दिया। वो मुड़ा और फिर ठंडे स्वर में बोला, अब बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को जांच के लिए बुला लिया है। प्रिया स्तब्ध रह गई। आरव ने आंखें फाड़ ली। तुम पागल हो, ये परिवार का मामला है। विक्रांत ने हाथ बांध लिए। बड़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस संपत्ति के लिए मेरी भी जिम्मेदारी है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, गेट की घंटी बजी और मैनेजर की आवाज आई, सर, पुलिस आई है। कमला देवी स्तब्ध रह गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि विक्रांत इतना आगे बढ़ जाएगा। दरवाजा खुला और 2 पुलिस अधिकारी अंदर आए। एक ने पूछा, प्रिया शर्मा कौन है? प्रिया आगे बढ़ी। उसके पैर में जैसे जान नहीं थी। जी मैं। हमें एक बड़ी चोरी की शिकायत मिली है, हम आपके कमरे की जांच करेंगे। प्रिया रो पड़ी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बच्चे चिल्लाए, प्रिया दीदी ने चोरी नहीं की, ये वो नहीं है। आरव प्रिया के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मैं शिकायत पत्र देखना चाहता हूं। किसके नाम पर है? विक्रांत ने कंधे उचकाए, जैसे इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हीं के नाम के हस्ताक्षर थे। आरव ने अपनी सास को देखा। उसकी आंखें स्तब्ध थीं। माँ जी, क्या आपने सच में ऐसा किया? कमला देवी ने मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उन्हें नहीं पता था कि सब कुछ इतना आगे बढ़ जाएगा,
लेकिन वापस लौटना बहुत देर हो चुका था। पुलिस अधिकारी ने कहा, कृपया सहयोग करें। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है। प्रिया को उसके कमरे की ओर ले जाया गया। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया दीदी, मुझे आप पर विश्वास है, आपने नहीं किया। प्रिया ने लड़के का हाथ हटाया, एक हताश मुस्कान के साथ। मैं जानती हूं, लेकिन कभी कभी सच तुम्हें नहीं बचाता बेटा। वो चली गई। आंसू लंबे गलियारे में गिरते रहे। उसके पीछे घर बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाज से गूंज रहा था। और विक्रांत वर्मा सोफे पर बैठ गया, चाय डाली। और उसके होंठ एक विजयी मुस्कान में बदल गए। जाल बिछ चुका था और शिकार धीरे धीरे बीच में फंस रहा था। प्रिया के कमरे का दरवाजा पुलिस, आरव, कमला देवी और विक्रांत वर्मा की मौजूदगी में खोला गया। बच्चों को नौकरों ने लिविंग रूम में रोक रखा था, लेकिन उनकी रोने की आवाज घर के हर कोने में गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी भारी हो गया था। प्रिया अपने ही कमरे के बीच में खड़ी थी, जो अब एक अजनबी जगह लग रही थी। उसके दोनों हाथ इतने कसकर बंधे थे कि सफेद पड़ गए थे। वो डर से नहीं कांप रही थी, बल्कि उस घर में चोर की तरह व्यवहार किए जाने, धोखा दिए जाने की भावना से कांप रही थी, जिसे उसने पूरे दिल से प्यार किया था। एक पुलिस अधिकारी ने धीरे से कहा, मिस प्रिया, हम पहले आपके बैग और अलमारी की जांच करेंगे। उम्मीद है आप सहयोग करेंगी। प्रिया ने भावनाओं से भरा हुआ में सिर हिलाया। जी, मैं समझती हूं। आरव पास में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन रक्षा करने के दृढ़ संकल्प से भरी थीं। अधिकारी ने प्रिया का बैग खोला, जिसमें केवल पुराने कपड़े और कुछ निजी सामान थे। फिर उन्होंने दराजों की जांच की। सब कुछ करीने से साफ सुथरा था, कुछ भी असामान्य नहीं था। प्रिया ने राहत की सांस ली। आरव ने भी एक सांस छोड़ी। लेकिन विक्रांत वर्मा दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा था। उसके होंठ व्यंग्यात्मक रूप से मुड़े हुए थे। ध्यान से जांच करो। पेशेवर चोर अक्सर चीजें बहुत चालाकी से छिपाते हैं। प्रिया चौंक कर पीछे मुड़ी। बकवास मत करो, मैं कभी नहीं। चुप रहो, विक्रांत ने ठंडा होकर कहा। तुम पर चोरी का शक है, ज्यादा बोलने का नहीं। आरव आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम चुप रहो। विक्रांत ने बस होंठ सिकोड़े और कंधे उचकाए। पुलिस अधिकारी ने जांच जारी रखी। एक ने झुककर प्रिया के बैग के तले पर धीरे से थपथपाया। एक होकली आवाज आई। उस व्यक्ति ने कहा, लगता है इसमें दूसरी परत है। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, वो बैग पुराना है, तला फटा हुआ है, कोई और परत नहीं है। लेकिन अधिकारी ने धीरे से कपड़े की परत को अलग किया। एक सरसराहट की आवाज आई और फिर महंगा हीरे का हार पुलिस अधिकारी के हाथ में चमक रहा था। पूरा कमरा स्तब्ध था। प्रिया के फेफड़ों से जैसे हवा निकल गई हो। वो पीछे हटी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आरव चौंक गया। वो समझ गया कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन सबूत उसकी आंखों के सामने था। कमला देवी ने अपना मुंह ढक लिया, आंसू बह निकले। उन्होंने नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। वो बस चाहती थी कि प्रिया घर से चली जाए। वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। विक्रांत वर्मा धीरे से हंसा, जैसा कि मैंने चाहा था। देखा, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, बस कुछ कीमती चीजों के लिए चोरी करने को तैयार रहते हैं। प्रिया फर्श पर गिर पड़ी, आंसू बह रहे थे। मैंने नहीं लिया, मैं कसम खाती हूं, किसी ने इसे मेरे बैग में रखा है। पुलिस अधिकारी ने कहा, हम आपको पूछताछ के लिए थाने ले चलेंगे। आरव घबरा गया। रुको, हो सकता है किसी ने जानबूझकर फंसाया हो। हर पहलू की जांच होनी चाहिए। विक्रांत ने हाथ बांध लिए। क्या जांच? सबूत बहुत स्पष्ट है। वहां कोई नहीं जानता था कि एक छोटा सा गवाह दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा है। ऋषि, लड़के ने अपनी भीगी आंखों से सब कुछ देखा। वो चुपचाप पीछे हटा और लिविंग रूम की ओर भाग गया। लिविंग रूम में आर्यन, रिया और बंटी एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। ऋषि हांफता हुआ आया, अपने भाई की कमीज पकड़कर जोर से खींचा। भाई, मैंने दादी को प्रिया दीदी के कमरे में जाते देखा। आर्यन ने आंखें फाड़ लीं। तुम क्या कह रहे हो? ऋषि ने इस बार और स्पष्ट रूप से दोहराया। मैंने दादी को डिब्बा लेकर नीचे आते और फिर प्रिया दीदी के कमरे में जाते देखा। बंटी का मुंह खुला रह गया। सच में? ऋषि ने लगातार सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। आर्यन तुरंत गलियारे की ओर भागा, लेकिन नौकर ने उसे रोक लिया। तुम नहीं जा सकते, यहां खतरा है। नहीं, मुझे कहना है कि प्रिया दीदी ने नहीं किया।
प्रिया के कमरे में जब पुलिस अधिकारी प्रिया को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे, आरव उसके सामने खड़ा हो गया। मैं उसके साथ चलूंगा। विक्रांत ने हाथ हिलाया। तुम जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं इस घर का मालिक हूं, मुझे अधिकार है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। माहौल फटने वाला था कि अचानक कमला देवी के पीछे से एक और आवाज गूंजी। कमला जी, सच बताइए। आरव, प्रिया, पुलिस सब पीछे मुड़े। वो आरव का वकील था, जिसे उसने सब कुछ तनावपूर्ण होने पर तुरंत बुलाया था। वो एक यूएसबी लेकर अंदर आया। हमने अभी अभी घर के मूल कैमरा सिस्टम की जांच की है और एक संपादित फुटेज का पता चला है। विक्रांत का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया और फिर उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपा लिया। वकील ने जारी रखा। सिस्टम स्वचालित रूप से एक बैकअप कॉपी बनाता है। एक वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि हार गायब होने के समय एक अजनबी कैमरा क्षेत्र में आया था। आरव ने आंखें फाड़ ली। क्या तुम सच कह रहे हो? वकील ने सिर हिलाया। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पोते ऋषि ने अभी अभी बच्चों को बताया है कि उसने दादी को उस सुबह गहनों का डिब्बा लेकर नीचे आते देखा था। सबकी नजरें कमला देवी की ओर मुड़ गईं। कमला देवी कांप उठी। उनके हाथ सोफे पर ऐसे टिके थे जैसे वो किसी चीज का सहारा लेना चाहती हों। प्रिया को लगा जैसे पूरी दुनिया ढह गई और फिर एक पल में फिर से खड़ी हो गई। उसने कमला देवी को देखा। उसकी आंखें भावनाओं से भरा हुआ थीं। क्या आपने हार मेरे बैग में रखा था? कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। विक्रांत ने अचानक बीच में टोका। ये एक संयोग है, वो बस कुछ लेने नीचे आई थी। वकील ने उसे देखकर फीकी मुस्कान दी। और ये विक्रांत जी के फोन में कमला जी को भेजा गया संदेश है। उसे खुद को उजागर करने दो। सब कुछ शांत हो जाएगा। संदेश हटा दिया गया था, लेकिन उसे पुनर्प्राप्त कर लिया गया है। विक्रांत की बोलती बंद हो गई। आरव आगे बढ़ा और विक्रांत का कॉलर पकड़ लिया। इतना गुस्सा था कि वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तुमने मेरे घर में ये करने की हिम्मत कैसे की? तुमने प्रिया को नुकसान पहुंचाने और मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? विक्रांत ने छुड़ाने की कोशिश की। मैंने ये इस घर के लिए किया नहीं। तुमने ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किया। पुलिस अधिकारी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों को अलग कर दिया। प्रिया स्तब्ध खड़ी थी। आंसू लगातार बह रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी सहा था वो आखिरकार सामने आ गया। उसने कमला देवी को देखा जो सिर झुकाए बैठी थी। आंसू उनके पतले हाथों पर गिर रहे थे। प्रिया का गला भर आया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने बच्चों के लिए अपनी पूरी कोशिश की। कमला देवी पहली बार सबके सामने फूट-फूट कर रो पड़ी। क्योंकि मुझे डर था। डर था कि मेरा दामाद तुमसे प्यार करने लगेगा। डर था कि माया को भुला दिया जाएगा। पूरा कमरा चुप हो गया। प्रिया ने अपना सीना पकड़ लिया। ये बात सीधे उसके दिल पर लगी। आरव को इतना दर्द हुआ कि उसे आंखें बंद करनी पड़ी। मैं कभी किसी की जगह नहीं लेना चाहती थी। प्रिया रो पड़ी। मैं बस चाहती थी कि बच्चे खुश रहें। कमला देवी कांपते हुए प्रिया का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ी। प्रिया, मैं माफी मांगती हूं। मैं गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि सबूत ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त थे कि प्रिया को फंसाया गया था। उन्होंने मौके पर ही एक रिपोर्ट बनाई और विक्रांत वर्मा को झूठे आरोप लगाने, अवैध रूप से हस्तक्षेप करने और दूसरों की संपत्ति के मामले में उनके साथ काम करने के लिए कहा। विक्रांत ने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे ले जाया गया। उसकी आंखों में नफरत थी और कमला देवी एक छोड़े हुए बच्चे की तरह रोती हुई बैठ गई। प्रिया सामने बैठी थी। आंसू बह रहे थे। उस पल में उसने उस दबंग महिला को एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक अत्यधिक दुखी और आहत मां के रूप में देखा। आरव आगे बढ़ा, प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। मैं उन सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूं जो तुम्हें सहनी पड़ी। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। यह आपकी गलती नहीं है, मैं बस बहुत थक गई हूं। आरव ने धीरे से उसका कंधा दबाया। उसकी आवाज गहरी हो गई। आज से कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। दरवाजे से बच्चे दौड़कर आए और प्रिया को गले लगा लिया। रोते हुए और उस होंडोट आलिंगन के बीच प्रिया को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। पहली बार उसके दिल को पता चला कि सुरक्षित महसूस करना कैसा होता है। उस शाम पुलिस के जाने के बाद विशाल घर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया।
ना कोई चीख, ना कोई झगड़ा और ना ही कोई दर्दनाक आरोप। लेकिन वो खामोशी सुखद नहीं थी। ये उन दिलों की खामोशी थी जो अभी अभी एक तूफान से गुजरे थे। प्रिया खिड़की के पास एक लंबी कुर्सी पर बैठी थी। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिस पर अभी भी आंसू के निशान थे। उसे लगा जैसे वो एक बुरे सपने से निकली है और उसके पैर अभी भी कांप रहे हैं। सब कुछ बहुत तेजी से, बहुत भारी हुआ था। बच्चे उसके पास बैठे थे, छोटे छोटे हाथ उसे कसकर पकड़े हुए थे। ऋषि ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था और हिलने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी डर था, जैसे उसे डर हो कि वो गायब हो जाएगी। आरव दूर से इस दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखें नरम हो गईं, लेकिन उस कोमलता में एक दर्द भी था। वो आगे बढ़ा और धीरे से बोला, प्रिया, अगर तुम आराम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले एक सुरक्षित जगह पर ले जा सकता हूं। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। प्रिया ने तुरंत सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे डर है कि बच्चे सोचेंगे कि मैं फिर से चली गई। रिया ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज भावनाओं से भरा हुआ थी। दीदी, अब मत जाना, हम बहुत डर गए हैं। प्रिया ने बच्चे के बालों पर हाथ फेरा। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं यहीं हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे भारीपन भी महसूस हुआ। वो कमला देवी की ओर मुड़ा, जो कमरे के एक कोने में बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान के निशान थे। वो पूरे समय सिर झुकाए बैठी रहीं। उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी हो। उन्होंने प्रिया को देखा, फिर अपने पोते पोतियों को और अंत में आरव को। मैं माफी मांगती हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में थी। मैं गलत थी। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। आरव का गला भर आया। उसने कमला देवी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा था। वो महिला जो हमेशा इतनी गर्वित, इतनी कठोर थी कि हर कोई डरता था, अब केवल कांपते हुए कंधे रह गए थे। प्रिया उठी और उनकी ओर बढ़ी। दादी जी, मैं समझती हूं, आप बस डर गई थी कि आपके दामाद को फिर से चोट पहुंचेगी। मैं आपसे नफरत नहीं करती। कमला देवी ने अपना चेहरा उठाया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। प्रिया, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। प्रिया ने सिर हिलाया और उनका हाथ पकड़ लिया। माफी मांगने की कोई बात नहीं है। चोट लोगों को गलत काम करने पर मजबूर कर देती है, मैं ये जानती हूं। कमला देवी रो पड़ी, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। प्रिया उनके पास बैठ गई, इतनी कोमल, जैसे उसे कभी अपमानित नहीं किया गया हो, जैसे उसे कभी निराशा के कगार पर नहीं धकेला गया हो। उस पल में आरव ने दो महिलाओं को देखा, एक युवा, एक वृद्ध, दोनों प्यार और डर से आहत, अब बिना किसी नफरत के एक दूसरे के पास बैठी थी। उसने महसूस किया कि प्रिया और उसके परिवार के दिलों में कुछ बड़ा, कुछ गहरा बन रहा था। लेकिन जिंदगी किसी को भी ज्यादा देर शांत नहीं रहने देती। प्रिया का फोन बजा, उसने आंसू पोंछे और बाहर जाकर सुनने के लिए जाने लगी। लेकिन घंटी फिर से बजी, इस बार और भी तेज। प्रिया ने स्क्रीन देखी, चाची का फोन था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जी चाची, क्या हुआ? दूसरी तरफ से चाची की कांपती आवाज आई, प्रिया, तुम्हारा भाई अस्पताल में है, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें तुरंत आना होगा। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके फेफड़ों से हवा जैसे पूरी तरह से गायब हो गई। चाची, आप क्या कह रही हैं? भाई को क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है, सांस लेने में दिक्कत है, तेज बुखार है। तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में है, घर में कोई नहीं है। तुम जल्दी आ जाओ प्रिया। उसे और कुछ सुनाई नहीं दिया, उसका सिर चकरा रहा था। आरव आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ प्रिया? प्रिया मुड़ी, उसकी आंखें खाली थीं, आंसू बिना जाने बह रहे थे। मेरा भाई बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे तुरंत आना होगा। माहौल तुरंत जम गया। बच्चे रोना बंद कर गए और घबराकर प्रिया को देखने लगे। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें तुरंत ले चलता हूं। प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैं बच्चों को फिर से नहीं छोड़ सकती। प्रिया, आरव ने धीरे से उसका हाथ दबाया। इस बार ये कोई विकल्प नहीं है, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हें जाना होगा। ऋषि दौड़कर प्रिया के पैर से लिपट गया। प्रिया दीदी, अब मत जाना। प्रिया घुटनों के बल बैठी और लड़के को अपनी गोद में ले लिया। आंसू उसके बालों पर बह रहे थे। बेटा, मैं वादा करती हूं कि मैं जाकर वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं।
ऋषि रो पड़ा, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। उसकी भीगी आंखें उस वादे पर विश्वास कर रही थीं। आरव ने गाड़ी तैयार की, जबकि प्रिया ने हर बच्चे के माथे पर चूमा। चारों बच्चे उसे ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वे जाने से पहले आखिरी गर्मजोशी को पकड़ना चाहते हों। जब प्रिया दरवाजे से बाहर निकली तो कमला देवी उसके सामने खड़ी हो गईं। प्रिया ने सिर झुकाया, सोचा कि वो उसे रोकेंगी, लेकिन उन्होंने बस रूखी आवाज में कहा, प्रिया, तुम जाओ, अपनी माँ और भाई का ध्यान रखो और यहाँ की चिंता मत करो। मैं बच्चों को देखूंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं बच्चों को और नहीं डराऊंगी। प्रिया ने सिर उठाया, आश्चर्य से स्तब्ध। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से दबाया। तुम एक अच्छी इंसान हो प्रिया। मैं गलत थी, मैं इसे सुधारूंगी। प्रिया रो पड़ी और उन्हें गले लगा लिया। एक ऐसा आलिंगन जिसकी कमला देवी ने भी उम्मीद नहीं की थी। रात में गाड़ी गांव की सड़कों पर दौड़ रही थी। आरव प्रिया के पास बैठा था। कभी कभी उसकी ओर देखता और देखता कि वो चुपचाप प्रार्थना कर रही है। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की से गुजरती सड़क की बत्तियों को देखा। हर रोशनी की धारी आंसू की तरह धुंधली हो रही थी। मैं तुम्हारे भाई के लिए सब कुछ संभाल लूंगा, आरव ने निश्चित रूप से कहा। प्रिया मुड़ी, उसका गला भराया। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। प्रिया, उसकी आवाज गर्म लेकिन दृढ़ थी। तुमने मेरे बेटे को बचाया, मैं बस उसका एक छोटा सा हिस्सा चुका रहा हूं। प्रिया कांप उठी, डर या थकान से नहीं, बल्कि एक अस्पष्ट, गहरी, स्थायी भावना से जो उसके दिल में जल रही थी। गाड़ी रात के अंधेरे में उन सभी दर्द और नुकसान के बीच से गुजरी जो उसने सहे थे। जिंदगी में पहली बार प्रिया ने महसूस किया कि वो अब अकेली नहीं है। मुंबई में एक परिवार उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था और उसके पास बैठा वो आदमी जो चुपचाप लेकिन हमेशा सही समय पर था, उसे एक ऐसी उम्मीद दे रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। वो गाड़ी उसे सिर्फ गांव नहीं ले जा रही थी, वो उसे एक ऐसे भविष्य में ले जा रही थी जिसके बारे में सोचते ही उसका दिल अभी भी कांप रहा था। एक ऐसा भविष्य जहां वो अब आने जाने वाली नहीं बल्कि किसी की अपनी थी। अस्पताल के यार्ड पर पहियों की धीमी गति ने प्रिया को उसकी थकी हुई नींद से जगा दिया। आरव धीरे से उसके कंधे को छू रहा था। प्रिया, उठो, हम पहुंच गए। उसने आंखें खोली। उसकी पलकें अभी भी रोने से सूजी हुई थीं। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी ने उसके नींद से वंचित चेहरे को और भी पीला बना दिया था। लेकिन जब उसने आपातकालीन कक्ष के दरवाजे को देखा जहां उसका भाई था, तो प्रिया तुरंत सतर्क हो गई। वो रिसेप्शन क्षेत्र में भागी, इतनी तेजी से बोली कि सांस फूल गई। मेरा भाई कहाँ है? नर्स ने उसे पहचान लिया और नरम स्वर में सांत्वना दी। रोगी ट्रानवान तुंग अभी अभी खतरे से बाहर आया है। डॉक्टर और निगरानी कर रहे हैं। परिवार वाले चिंता ना करें। प्रिया ने राहत की सांस ली। उसके पैर जैसे टूटने वाले थे। उसने दीवार पर हाथ टिकाया, आंसू बह निकले। आरव आगे बढ़ा और उसकी पीठ पर अपना गर्म हाथ रखा। मैंने कहा था तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। प्रिया पीछे मुड़ी, उसकी आंखें लाल थीं। मैं सच में नहीं जानती कि आपको धन्यवाद कैसे कहूं। आरव ने बस सिर हिलाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम अब अकेली नहीं हो। एक साधारण वाक्य जिसने प्रिया का दिल कंपा दिया। उसका भाई कुछ घंटों बाद होश में आया। तुमने अपनी बहन को देखा। उसके सूखे होंठ एक कमजोर मुस्कान में खुल गए। दीदी प्रिया। प्रिया रो पड़ी और अपने भाई का पतला हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, तुमने मुझे डरा ही दिया था। आरव दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों भाई बहन को मिलते हुए देख रहा था। उसका दिल हल्का हो गया, जैसे उसने कोई भारी पत्थर उतार दिया हो। डॉक्टर ने स्थिति के बारे में बताया और समय पर सहायता के कारण तुंग खतरे से बाहर आ गया। प्रिया को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इलाज का सारा खर्च उसके पूछने से पहले ही चुका दिया गया था। आरव जानता था कि वो विरोध करेगी, इसीलिए उसने पहले ही कह दिया, इसे मेरे परिवार की मदद करने का बदला समझो। प्रिया ने होंठ भींच लिए। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। प्रिया, उसकी आवाज नरम लेकिन गंभीर हो गई। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसका दिल अनाम भावनाओं से भर गया। 2 दिन बाद तुंग की हालत बेहतर हो गई
और प्रिया को अपने आसपास हुए बदलावों को देखने का समय मिला। चाची कभी कभी देखभाल के लिए आती थीं, लेकिन ज्यादातर समय आरव ही उसके साथ था। वो खाना लाता, तुंग की ड्रिप बदलता, और यहां तक कि तुमको दवा पिलाने के लिए वैसे ही मनाता जैसे वो ऋषि को मनाता था। हर बार प्रिया ये देखकर हंसती भी और भावुक भी होती। उस शाम आरव गलियारे में खड़ा कमरे में देख रहा था। उसके हाथ जेब में थे। उसका लंबा कद थोड़ा अजीब लग रहा था। प्रिया बाहर आई। आपको अब और रुकने की जरूरत नहीं है, 3 दिन हो गए हैं, घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आरव धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, यहां तुम्हारे साथ मुझे शांति मिलती है। प्रिया रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो मुड़ गई ताकि वो उसका लाल चेहरा ना देख सके, लेकिन बच्चे जरूर इंतजार कर रहे होंगे। आरव हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे मुझे अकेला छोड़ देंगे? हर दिन वीडियो कॉल करके पूछते हैं कि तुम कब वापस आ रही हो। प्रिया भी हंस पड़ी। तनाव भरे दिनों के बाद एक दुर्लभ मुस्कान। प्रिया दीदी वापस आईं। प्रिया दीदी कब वापस आएंगी? मुझे प्रिया दीदी की याद आ रही है। जिस तरह से वो बच्चों की आवाज़ की नकल कर रहा था, उससे वो हंसे देना नहीं रह सकी। दोनों अस्पताल के गलियारे में खड़े थे। सफ़ेद रोशनी उन पर पड़ रही थी, जिससे माहौल अविश्वसनीय रूप से हल्का हो गया था। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे बच्चों की याद आ रही है। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखें गहरी और गर्म थीं। तो घर चलो। जब तुम्हारा भाई अस्पताल से छुट्टी ले लेगा तो हम दोनों भाई बहन को मुंबई ले चलेंगे। प्रिया चौंक गई। पूरा परिवार? डॉन। आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। क्योंकि तुम्हारा घर वहीं है, इसलिए नहीं कि बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम चाहते हैं कि तुम वहां रहो। प्रिया ने मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उसके दिल में एक परिचित लेकिन अपरिचित भावना उठी। चाहे जाने, जरूरत महसूस करने, प्यार किए जाने की भावना। 1 हफ्ते बाद तुमको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चाची ने गांव में आराम करने के लिए कहा, लेकिन प्रिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मुझे कहीं जाना है। चाची ने उसे देखा, समझ गई और मुस्कुराई। उस शाम आरव की गाड़ी प्रिया के घर के सामने रुकी। तीनों बच्चे गाड़ी का दरवाजा खोलकर पहले ही दौड़ पड़े और उसे गले लगाने के लिए दौड़े। प्रिया दीदी वापस आ गईं। ऋषि ने प्रिया का पैर कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें रात के तारों की तरह चमक रही थीं। मैंने कहा था, प्रिया दीदी ऋषि को नहीं छोड़ेंगी। प्रिया ने लड़के को गले लगाया और लगभग रो पड़ी। कमला देवी भी आईं। प्रिया चौंक कर सीधी खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और सच्ची आवाज में कहा, प्रिया, वापस आने के लिए धन्यवाद। मैं हर दिन इसका इंतजार कर रही थी। प्रिया ने देखा कि उनकी आंखें लाल हैं और उसने धीरे से उन्हें गले लगा लिया। आरव वहां खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे एक एक करके सब लोग प्रिया को ऐसे घेर रहे थे, जैसे वे उस कीमती रत्न की रक्षा कर रहे हों जिसे वे लगभग खो चुके थे। उसके दिल में एक ऐसी गर्मजोशी भरी भावना उठी कि वो सबके सामने जाकर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। अभी समय नहीं था। उस शाम पूरा परिवार बरामदे में जमा था। बच्चे तुंग के साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे वे किसी हीरो से मिले हों। प्रिया दूर से इस दृश्य को देख रही थी। उसका मन हल्का था। आरव उसके पास आया। थक गई? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं थकने से ज्यादा खुश हूं। आरव ने बच्चों की ओर देखा। प्रिया, मैंने बच्चों को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना तुम्हारे साथ देखा है। प्रिया ने सिर झुकाया। मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। नहीं, आरव ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है जितना तुम सोचती हो। तुमने बच्चों को और मुझे भी ठीक किया है। प्रिया ने उलझन में सिर उठाया। आप क्या कह रहे हैं? आरव धीरे से उसके सामने मुड़ा। उसकी आंखें अब नहीं चिचक रही थी। प्रिया, इस घर में हंसी तुम्हारी वजह से लौटी है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें खोने से कब इतना डरने लगा। प्रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। जब उसने उसे आगे कहते हुए सुना तो उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी आवाज गहरी, धीमी, लेकिन इतनी निश्चित थी जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज पर इतना यकीन ना किया हो। प्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, सिर्फ बच्चों की नैनी के रूप में नहीं, बल्कि मेरी पत्नी के रूप में। प्रिया स्तब्ध रह गई। आंसू तुरंत बह निकले। मैं आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कस कर दबाया। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विशाल यार्ड अचानक शांत हो गया
और फिर दूर से ऋषि की आवाज चांदी की घंटी की तरह गूंजी। प्रिया दीदी अब मेरी नई माँ है। पूरा परिवार हंस पड़ा। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया और रो पड़ी। आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। आरव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। पहली बार प्रिया ने महसूस किया कि वो किसी जगह की है। उसे वैसे ही प्यार किया जाता है जैसी वो है। अच्छा काम करने के लिए नहीं, कोशिश करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो प्रिया थी। उस दिन से वो घर अब ठंडा नहीं रहा। वो एक घर बन गया, एक ऐसी जगह जो हंसी और एक नई शुरुआत से भरी थी। समय देने के लिए धन्यवाद। हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत में या कहीं और से सुन रहे हैं और नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। प्रत्येक लाइक, शेयर और सुझाव हमें भविष्य के वीडियो अपलोड करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप हमें कहां से देख या सुन रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारी यही कामना है कि आप जहां भी रहें हमेशा सलामत और आबाद रहें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही यादगार या दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा।